वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ये क्लास हमारी थर्ड है। इससे पहले हम और क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप उनको फॉलो कर चुके हैं तो फिर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर नहीं फॉलो किए हैं तो उनको आप जाके देख लीजिए, आपसे बहुत कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो उन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ, इस क्लास को अटेंड करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने पहली वाली क्लास कर रखी हो। ठीक है, बस इतना है कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो फिर चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं नॉलेज है तो थोड़ा बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, बाकी मैं समझा दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रीवियस आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि आपको पता ही हो हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये बस इसलिए है कि अभी हमारा हिस्ट्री का एग्जाम आने वाला, सॉरी प्रीलिम का एग्जाम आने वाला है ना, यूपीएससी का 2025 का। तो ये वीडियो इसलिए बन रही है। बाकी जो जो लोग बच्चे 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, और उनकी तैयारी किस तरीके से करनी होती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम आंसर नहीं चेक करेंगे, आंसर नहीं देखेंगे। आंसर तो आप कहीं से भी देख ही लोगे, है ना। आंसर ढूंढना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। क्वेश्चंस का आंसर हर वेबसाइट में मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको कोई क्वेश्चन आया और उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या अप्रोच आपका रहना चाहिए प्रीलिम को, यूपीएससी के लिए आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो बेसिकली हम उस पैटर्न पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करेंगे, है ना। और फिर क्लास के दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लो और उनको सही सही आंसर दे दो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, है ना। ये सब इंटरनेट कर रखा है ऑलरेडी। इंटरनेट ने आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करा रखे हैं, चाहो तो उनको अटेम्प्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, उनके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए बेसिकली। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही, है ना। ये सब सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। चलिए चलिए आज क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो कुछ डायनेस्टीज के बारे में बोला गया है, जैसे होसला डायनेस्टी, गढ़वाल डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी और यादवा डायनेस्टी। हालांकि अगर आप हिस्ट्री में बिल्कुल नए हो तो फिर ये शायद नहीं सुने होंगे। अगर आप ठीक है तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम देने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं, या हिस्ट्री हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड रहा है, तो फिर आपको ये चीजें जानी पहचानी लग रही होंगी, है ना। तो फिर इनको आप अटेंड बड़े आसानी से कर पाओगे। क्या बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि इनमें से कौन सा किंगडम, कौन सा एम्पायर, कौन सी डायनेस्टी अर्ली 18th सेंचुरी में थी। तो बेसिकली आपसे इनकी टाइमलाइन पूछ ली गई है। सबकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इस आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ टाइमलाइन अगर पता हो तो भी मजा कुछ नहीं है ना। कल को अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए तो फिर टाइमलाइन फिर धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसलिए हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन था होसला डायनेस्टी। अब होसला डायनेस्टी कब आई, तो होसला डायनेस्टी बच्चे हमारी 11th सेंचुरी में आती है। ठीक है, असल में इसकी शुरुआत हो जाती है 990 एडी से। ठीक है, आप बोल सकते हो 10th सेंचुरी में ये आती है ना। कहाँ पर आती है, कलियूर। ठीक, कलियूर एक जगह है, कलियूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें 980s में 990s में इनका जिक्र दे रखा है, लेकिन जो रिकॉर्डेड वर्जन है हमारे पास, जिसमें इनका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, वो 11th सेंचुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, होशला एज ए चीफ माने जाते हैं, है ना। मेंशन्ड इन द गंगा कॉन्फेडरेसी फाइटिंग्स अगेंस्ट अप्रमेय। ठीक है, तो बेसिकली एक चोला जनरल थे, यानी चोल डायनेस्टीज के एक जनरल थे, जो कि बाद में जो चोल डायनेस्टी वीक पड़ती है तो ये फिर अपनी डायनेस्टी इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स कार्व आउट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनके जो चीफ थे, चोला के जो जनरल थे, है ना, उनका नाम था निरपकमा। याद रखना, क्या था, निरपकमा। ये कहाँ पर स्टेशन थे, ये बेसिकली गंगा कॉन्फेडरेसी के आसपास, गंगा के आसपास ये सेटल थे। तो निरपकमा ये कौन थे, जनरल थे इन द चोल डायनेस्टी। इनके बच्चे हुए, दैट इज सन एंड द सक्सेसर, दैट इज विनय आदित्य। ठीक है, नाम याद रखना, विनय आदित्य। ये 1047 एडी में इनका रेफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए 11th सेंचुरी में इनका
प्रोमिनेंस देखने को मिलता है। बाकी निरपकमा जनरल थे। चोल डायनेस्टी जब डाउन होती है तो फिर निरपकमा और इनके बच्चे यानी विनयादित्य ये होसला डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लो कि होसला डायनेस्टी किसके आसपास है, 11th सेंचुरी के आसपास। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था 8th सेंचुरी, तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी बच्चे अगर देखें तो एक एम्पायर था उस समय, प्रतिहार एम्पायर। ठीक है, प्रतिहार। प्रतिहार जब वीक होते हैं, ये जब टूटते हैं तो कई सारे राजपूत स्टेट्स इसमें से अलग होते हैं, कई सारे और छोटे छोटे स्टेट्स अलग होते हैं नॉर्थ इंडिया में। उनमें से एक थे गढ़वाल। अब गढ़वाल जब टूटते हैं तब तो छोटे होते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत ज्यादा पावर्स इनके पास आ जाती हैं, बहुत ज्यादा एरिया ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, और कन्नौज एक तरीके से नॉर्थ इंडिया की उस समय पावरफुल सीट बन जाती है, मोर देन पावरफुल देन दिल्ली। दिल्ली से भी ज्यादा पावरफुल सीट बन जाती है कन्नौज। तो गढ़वाल मोस्टली कन्नौज में जाके रेफर करते हैं, है ना। तो परमार आपको मिलेंगे मालवा में और चौहान आपको मिलेंगे अजमेर में। अब ये जो चौहान है अजमेर वाले, यही आगे चल के दिल्ली पर रूल करते हैं। ठीक है, और इन्हीं परमार चौहान में से निकलते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखना, ये परमार, चौहान, गढ़वाल, ये सब एक तरीके, चंदेलाज, ये सब एक तरीके से प्रतिहार एम्पायर के अंतर्गत काम कर रहे थे, उसी में से टूटकर ये निकले हैं। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा समझ लो, परमार से मालवा चले गए, चौहान दिल्ली, मतलब बेसिकली अजमेर, है ना, और गढ़वाल पहुंचे कन्नौज। तो कन्नौज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फेमस है, पावरफुल सीट थी। ठीक है, दिल्ली हमेशा से पावरफुल रही है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा पावरफुल उस समय कन्नौज था। ठीक है, अब आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कन्नौज क्योंकि दिल्ली तक इनकी सीमाएं लगी हुई थी। ठीक है, आगरा तक बेसिकली इनकी सीमाएं लगी हुई थी, और इधर बिहार तक, बिहार उस समय का मतलब समझो बंगाल तक इनकी सीमाएं लगी हुई थी। तो इतना वास्ट एम्पायर ये कंट्रोल कर रहे थे। कौन? गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल में कुछ अच्छे रूलर हुए, कुछ बड़े रूलर हुए, उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो। ठीक है, कुछ और डायनेस्टीज भी इसमें से अलग होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे कालचुरी, ये आज के जबलपुर के अराउंड सेटल होते हैं। चंदेलाज, ये बुंदेलखंड के अराउंड सेटल होते हैं। तो चंदेलाज, चंदेल वंश शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे चंदेल रूलर हुए हैं, अच्छे रूलर हुए हैं, मजबूत रूलर हुए हैं। उनमें से एक रूलर बड़े ताकतवर हुए थे, लास्ट कैसे, है ना। तो उनके शायद आपने बुंदेलखंड के आसपास से अगर कोई है तो फिर वो जानता होगा आला उदल वाली कहानी, है ना। तो वो सीन भी आपको यही देखने को मिलेगा। चालुक्यास गुजरात चले गए। ठीक है, ध्यान रखना, चालुक्यास गुजरात, तोमर दिल्ली पहुंचे, है ना। फिर आगे चल के ये तोमर को रिमूव करके चौहान उस पर कब्जा करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पालाज बंगाल चले गए, बंगाल रिमेन अंडर द पालाज, एंड बाद में सेनाज के अंडर आता है बंगाल। ठीक है, गढ़वाल कन्नौज के अंडर थे, लेकिन हाँ सर, गढ़वाल कन्नौज को कंट्रोल कर रहे थे, और धीमे धीमे क्या करते हैं, ये पालाज और बिहार को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं बेसिकली। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि जब ये गढ़वाल, ये प्रतिहार एम्पायर टूटता है अराउंड 10th सेंचुरी, ये प्रतिहार एम्पायर 10th सेंचुरी के अराउंड टूटता है। और उसी समय आप ये देखोगे कि कई छोटे 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 राजपूत किंगडम्स और चौहान किंगडम्स, और आपको ये सब देखने को मिलेंगे उसी टाइम पीरियड में। ठीक है, तो बेसिकली चंद्रदेव वो माने जाते हैं जिन्होंने इस गढ़वाल डायनेस्टी की स्थापना की थी। चंद्रदेव, ऑल्सो नोन एज चंद्रादित्य, ध्यान रखना क्या नाम है, चंद्र आदित्य या चंद्रदेव। ठीक है, तो गढ़वाल डायनेस्टी की ये स्थापना करते हैं। तो कहां पर रूल कर रहे थे? प्रेजेंटली आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इनका एरिया बता ही चुका हूँ। उत्तर प्रदेश दिल्ली से थोड़ा बहुत सटा हुआ, और फिर उधर पूरा बनारसी और बंगाल तक, बंगाल तक का एरिया इनके अंडर था। इनके नेक्स्ट जो रूलर हुए, यानी इनके जो लड़के, वो हुए जयचंद्र। ठीक है, तो गढ़वाल अपना ये एक्सटेंड करते हैं टू द मुंगेर। तो मुंगेर उस समय स्पेलिंग ऐसे लिख समझ लो, मुंगेर तो बिहार से दिल्ली तक का इनका
एम्परर हो जाता है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा रूलर माना जाता है वो है गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र, इनके बाद ही आए थे गोविंद चंद्र, किसके बाद, चंद्रदेव के बाद, तो गोविंद चंद्र। ठीक है, और इन्होंने कन्नौज को कैपिटल बनाया था और सेकंड कैपिटल थी बनारस। फर्स्ट कैपिटल इनकी कन्नौज थी, सेकंड कैपिटल थी बनारस। ठीक है, और पर्शियन जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द टाइम ऑफ हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान के उस समय के सबसे बड़े रूलर थे। हालांकि ये उस, ठीक है, ठीक है, अब देखो जो गंधर्व्स हैं, ध्यान रखना, गंधर्व्स आर रेपुटेड द बिगेस्ट डिफेंडर अगेंस्ट द कंटिन्यूड गजनविद रेड्स। तो बेसिकली आप ये समझो, गंधर्व से गढ़वाल एक ही बात है, यहाँ पे ध्यान रखना, गाधर्व, सॉरी गंधर्व नहीं, गाधर्व या गढ़वाल। जब गजनी की रेड हुई, गजनी ने जब आक्रमण किया, महमूद गजनी, ठीक है, तो जब चौहान डिफीट हो जाते हैं दिल्ली के, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रहते हैं जयचंद्र। और कहा यह जाता है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से महमूद गजनी अंदर की तरफ नहीं इंक्रीज कर पाता। ठीक है, तो बेसिकली उस समय गोविंद चंद्र को दो लोगों से, दो लोगों से सामना करना पड़ा था। टू फ्रंट वॉर चल रहा था, एक तो अफगानी इन्वेजन और टर्की इन्वेजन चल रहा था, और दूसरा चौहान्स का जो पावर राइज हो रहा था दिल्ली में, उसके अगेंस्ट। तो आप अगर कहानी भी सुनोगे तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की एक स्टोरी भी है, उनका आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, संयोगिता की भी कहानी है, तो वो हम जब पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो गोविंद चंद्र को सक्सीड करते हैं भाई जयचंद्र। तो जयचंद्र काफी फेमस हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। काकतीय डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो काकतीय डायनेस्टी बच्चे राष्ट्रकूटाज से इमर्ज होती, यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, अराउंड 950 एडी। ध्यान रखना, ये 950 एडी के आसपास है। तो ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये गढ़वाल जब इमर्ज होते हैं तो अराउंड 11th सेंचुरी ये इमर्ज होते हैं, है ना। होसलाज इमर्ज होते हैं अराउंड 11th सेंचुरी। ठीक है, और बाकी आपके काकतीय इमर्ज होते हैं अराउंड 10th सेंचुरी। तो ये ध्यान रखना, 10th सेंचुरी कहाँ से निकलते हैं काकतीय डायनेस्टी, राष्ट्रकूटाज से। कहाँ से निकलती है, राष्ट्रकूटाज से। ठीक है, बेसिकली ये तेलुगु स्पीकिंग लैंड्स और मोर देन 3 सेंचुरीज हाफ, तो लगभग ये इतना रूल करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लो, ये साउथ में इनका जो रूल चल रहा था वो साउथ में चल रहा था, काकतीय का। ठीक है, पावरफुल किंगडम, पावरफुल किंग हुए हैं, नाम याद रखना, गणपति देव, रुद्रदेव, प्रताप रुद्र। तो 3 रुद्र याद रख लेना, सॉरी 3 पावरफुल रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी, गणपति देव, रुद्रदेव और प्रताप रुद्र। एक जो बड़ा इवेंट घटित होता है काकतीय डायनेस्टी में, जिसके लिए काकतीय डायनेस्टी को श्रेय जाता है या आपको याद रखना चाहिए, इन राजाओं के नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नाम नहीं भूलना चाहिए आपको, वो है रुद्रमा देवी। ध्यान रखना, रुद्रमा देवी, ही वॉज, सॉरी शी वॉज द फर्स्ट women हु बिकम द रूलर। ठीक है, तो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो फर्स्ट एवर वेमेन रूलर इन द सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले ये है। देन उसके बाद फिर रजिया बेगम आती हैं, फिर और लोग आते हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहले रुद्रमा देवी है। ठीक है, तो और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो वारंगल शिफ्ट की थी, वारंगल। अब वारंगल में याद रखना, मैं एक चीज और नोट करा दूं, मैं अभी बोल रहा हूँ ना वारंगल, ठीक है, तो वारंगल काफी याद रखना, क्योंकि इससे लिंक है हमारा विजयनगर एम्पायर भी। ठीक है, तो 950 से लेकर लगभग 350 साल तक का इनका रूल रहता है। तो 350 साल आप मान के चलो, 1200 एडी और 1250 एडी के समथिंग इनका रूल रहता है। ठीक है, देन ये जो काकतीय डायनेस्टी है ये टूटती है, और भी डायनेस्टी टूटती है, और फिर जाकर विजयनगर एम्पायर खड़ा होता है। खैर, यादव डायनेस्टी की बात करें तो यादव डायनेस्टी बेसिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल या बहुत बड़े एरियाज में इनका रूल नहीं रहता, है ना। तो आप भी मान के चलो 12th सेंचुरी एडी में ये आते हैं, और यूं कह सकते हो कि 1275 के अप्रॉक्स, सॉरी 1175 के अप्रॉक्स ये पावर में आते हैं। सेंचुरी हमेशा एक नंबर आगे चलती है, तो अगर आप 1100 वाली सीरीज में चल रहे हैं तो 12th सेंचुरी की नहीं जाएगी। जैसे आप अभी
किस में चल रहे हो, 20 वाली लाइन में चल रहे हो, लेकिन सेंचुरी क्या गिनी जाती है, 21 सेंचुरी गिनी जाती है। अब यार 2025 में हो, यानी 20 वाली सीरीज में चल रहे हो, तो इसे क्या गिना जाता है, 21 सेंचुरी हमेशा एक ज्यादा करके गिनी जाती है। इनका जो बेसिकली यादवास का जो रूल था वो देवगिरी में कन्फाइंड था। कहां पर था, देवगिरी में। कहां पर कन्फाइंड था, देवगिरी में। और इनके जो रूलिंग को एरिया को बोला जाता है खांड देश या सेवना देश। ध्यान रखना, दो नाम है, सेवना देश या खांड देश। ठीक है, तो ध्यान रखना, ही वॉज द फ्यूडिशरी ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो ये चालुक्याज के फ्यूडिशरी थे, बाद में चल के ये इवॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, धृतराष्ट्र प्रहर। ध्यान रखना, धृतराष्ट्र सन ऑफ सुबाहु। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो, ये 12th यादव 12th सेंचुरी में थे, काकतीय 10th सेंचुरी में, आपके गढ़वाल 11th सेंचुरी में, होसलाज 11th सेंचुरी में। तो कुल मिला के 8th सेंचुरी में आपका यहाँ पे कोई भी एम्पर, कोई भी एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई भी डायनेस्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो आवर आंसर इज नन ऑफ द अबव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें कुछ लिटरेरी वर्क दे रखे हैं। हाँ, तो इसमें कुछ लिटरेरी वर्क दे रखे हैं, हो सकता है कि आपको याद हो या हो सकता है ना याद हो, देने के लिए हम जान लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कुछ लिटरेरी वर्क हैं और ऑथर्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, कुछ लिटरेरी वर्क हैं और ऑथर्स के नाम दे रखे हैं। चलिए इनको एक बार देख लेते हैं क्या ये बोलते हैं। तो बच्चे देखो, देवी चंद्रगुप्ता। ठीक है, देवी चंद्रगुप्ता ये बेसिकली राइटिंग है ना, बाय द भिलाना, हमीर महाकाव्य, नाय चंद्रसूरी, मिलिंदा फानो बाय नागार्जुन, नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी। तो ये चार हैं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक एक करके सबको जान लेते हैं। देवी चंद्रगुप्ता, देवी चंद्रगुप्ता इज अ संस्कृत प्ले ऑफ विशाख देव। ठीक है, या विशाख दत्त, ध्यान रखना, विशाख देव या विशाख। तो देवी चंद्रगुप्ता ये किसका लिखा हुआ है, एक संस्कृत प्ले है ऑफ विशाख देव। इट इज द स्टोरी ऑफ गुप्ता किंग रामगुप्ता who decided to surrender his queen Rudra Devi to Shaka invader, but his youngest brother Chandragupta entered and the enemy camp disguised as a queen and killed the enemy. तो बेसिकली एक स्टोरी है, ठीक है, जिसमें बताया था गुप्तक पीरियड, गुप्ता के टाइम पे एक राजा हुए रामगुप्त, है ना। इनके टाइम पे एक शख्स ने आक्रमण किए, और शख्स के आक्रमण में उन्होंने डिमांड की कि आप अपनी रानी को सरेंडर कर दीजिए। तो इन्होंने रानी को सरेंडर कर दिया, लेकिन रानी के जो देवर जी थे, यानी रामगुप्त के जो छोटे भाई थे चंद्रगुप्त, ठीक है, तो चंद्रगुप्त अपनी भाभी को छुड़ा लाते हैं और सारे एनिमीज को मार देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आया है चंद्र, ठीक है, और ध्रुव देवी से आया है देवी, तो देवी चंद्रगुप्तम। तो ध्यान रखना, देवी चंद्रगुप्तम। तो बेसिकली एक प्ले है, एक स्टोरी राइटिंग है, संस्कृत में है, बाय द विशाख देव। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ये 15th सेंचुरी में लिखा गया था, इन द इंडियन संस्कृत एपिक पोएम रिटन बाय जैन स्कॉलर न्याय चंद्र सूरी। तो एक जैन स्कॉलर है जिन्होंने संस्कृत में प्ले लिखा था, दैट इज नेम इज न्याय चंद्र सूरी। इट इज अ लेजेंडरी बायोग्राफी ऑफ चम्मन किंग हमीरा, चमन किंग हमीरा। तो इट्स अ बायोग्राफी written in Sanskrit by Nyay Chandra Suri, that is Hamira Mahakavya. Nyay Chandra Suri was a Jain scholar. So now move to next, that is Milinda Panu. That is one of the most famous epic, and many of the time we have shown that the different
examiners love to ask the question on Melinda Fano. ठीक है, okay, so it's a debate, and or we can say the questions of Milind. Milind was a king. So Fano means questions. So questions of Fano, questions of Milinda, that is Melinda Fano. To whom? To the Buddhist scholar. ठीक है, so it's a famous Pali Buddhist text by Nagasena that is considered the part of Theravada Buddhist tradition. तो बेसिकली आप ये समझो कि एट द टाइम नागसेन वाज द बुद्धिस्ट स्कॉलर who approaches to the Milinda, and Milinda asked about the Buddhism and asked about his doubt, and Nagasena one by one answered the doubts, answered the queries, and at last Milind converted to the Buddhism. Okay. So it's a recorded version of question and answering between Milind and Nagasena. Okay. So it's a Buddhist text. Okay. Then we have the Somdeva Suri. It's a Jain monk. He was a Jain monk of 10th century. Somdev wrote Nitya Kavyam Matram, nectar of the science of polity. It's a, or we can say the nectar of the science of polity. So it's a treaty, statescraft. Basically, how you have to make the treaties, how you have to go through the polity. तो बेसिकली उसके बारे में ये है. नीति काव्य मात्रम, ध्यान रखना, नीति मीन्स पॉलिसी. नीति ऑल स्टैंड फॉर पॉलिसीज. काव्य मीन्स राइटिंग. ठीक है. मैत्रम मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडशिप. और फ्रेंडशिप मीन्स यू कैन कंसिडर इट एज अ ट्रीटी. सो पॉलिसी, राइटिंग, पॉलिसी, फ्रेंडशिप. तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस थिंग. ठीक है. So its literary work is also called as another literary work is Yash Sitlika. ठीक है. तो आप याद रखना, सोमदेव ने क्या लिखा है? नित्य काव्य मित्रम. इट्स ए पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट, हाउ टू गो ऑन द ट्रीटीज. ठीक है. तो ये 4 चीजें हैं, आपके ध्यान रखना. सोमदेव ने क्या लिखा है? नित्य काव्य मित्रम. मिलिंदा फानूस नागसेना द्वारा लिखा गया. देवी चंद्रगुप्ता, ये लिखा है बाय द विशाख देवा. हमीर महाकाव्य, ये लिखा है न्यायचंद्र सूरी. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि देवी चंद्रगुप्ता तो नहीं लिखा है भाई इन्होंने. ठीक है. हमीर महाकाव्य न्यायचंद्र सूरी. तो न्यायचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है, बात सही है. ठीक है. मिलिंदा फानो नागार्जुन ने लिखा है, नहीं, दैट इज रिटन बाय नागासेन. ध्यान रखना, नागार्जुन वाज आल्सो द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क लाइक द नागार्जुन, लाइक नागसेना. तो कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान रखना, नागार्जुन ने नहीं लिखा है. ठीक है. नित्य काव्य मित्रम सोमदेव सूरी. नित्य काव्य मित्रम किसने लिखा है? सोमदेव सूरी. ठीक है. तो यहां पर आपके 2 ऑप्शन सही हैं, तो ओनली 2. कौन कौन से सही है वो याद रहने चाहिए, बाकी और चीजें भी इनके साथ डिटेल्स आपको याद रहनी चाहिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोल आर नॉट ओनली the property of animal and the plant's life, but also of rocks, running waters, and many other natural objects not looked as on as living by other religious sect. So basically it's a quote. ठीक है. ये क्या बोलते हैं कि जो जीवन है, जो सोल है, जो आत्मा है ना, that was not only present in animal and plants, but it also present in nature, like in water, rocks. ठीक है. एंड एवरी नेचुरल थिंग्स लाइक जमीन, आपकी भूमि है, इसमें भी जीवन है. आपके पानी में भी जीवन है, नदियों में जीवन है, समुद्र में जीवन है, तालाबों में जीवन है, पहाड़ों में, पत्थरों में, हर जगह इन्होंने जीवन देखा है बेसिकली. ठीक है. तो ये कौन से सेक्ट की मान्यता है? कौन सा सेक्ट इसको मान्य करता है?
तो बेसिकली देखो मैं एक बात बताऊं कि इसमें से एक जो सेक्ट है जैनिज्म, है ना। जैनिज्म बेसिकली बात करता है आपके नॉन वायलेंस की। जैनिज्म बेसिकली बात करता है नॉन वायलेंस की, है ना। तो ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे समझ लो जैनिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करता है नॉन वायलेंस की। अब इनका नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट इतना डीप है, आप ये समझिए कि ये लोग एक सफेद, जो मॉन्क हैं वो सफेद कपड़ा मुंह से बांध के रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं मुस्लिन क्लॉथ। ठीक, ये व्हाइट कलर का कपड़ा ये अपने मुंह से बांध के रखते हैं। वो ये मानते हैं कि कहीं गलती से कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, कुछ ऐसा मुंह में ना चला जाए, ठीक है, जिससे उसके प्राणों की हानि हो जाए। ठीक है, तो गलती से भी हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे हम किसी की जान ले लें, है ना। तो इसलिए वो मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं। जब भी चलते हैं तो अपने रास्ते पर एक पंखों का वो होता है, झाड़ू टाइप, है ना। तो उसे स्वीप कर देते हुए चलते हैं पूरे अपने रास्ते को, ताकि कहीं कोई छोटा मोटा जीव, चाहे चींटी हो या उससे भी छोटा कुछ हो, कहीं वो गलती से हमारे पैरों से दबकर मर ना जाए, तो इतनी भी हिंसा ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये फेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्रीकल्चर नहीं करते, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर हम हल चलाएंगे तो हल में क्या होता है, जमीन में कुछ जानवर होते हैं, है ना। और हल चलाने की वजह से उन जानवरों को प्रॉब्लम आएगी, मर सकते हैं गलती से, अनजाने में सही, लेकिन वो मर तो सकते ही हैं, इसकी संभावना तो है ही, है ना। केचुए हैं या और भी जानवर हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो इसलिए जानवरों को किलिंग ना हो, इतनी भी वायलेंस ना हो, इसलिए ये एग्रीकल्चर नहीं करते ना। लेकिन जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, और ब्याज पे पैसा उठाते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। तो मनी लैंडिंग और ट्रेडिंग इनका सिनेरियो रहता है। तो इतने सेंसिटिव हैं जैनिज्म अपने अहिंसावाद को लेकर, नॉन वायलेंस को लेकर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि देखो सब, पेड़ों में भी जान है ना, इंसानों में भी जान है, जानवरों में भी जान है। ये जीवन को उस हद तक देख रहे हैं कि नदियों में भी जान है, पहाड़ों में भी जान है, जमीन में भी जान है, हर जगह एक प्राण बसते हैं, है ना, एक सोल बसता है। उस हद तक जैन परंपरा में, जैन फिलोसफीज इस हद तक प्राणों को देख पाती है। ठीक है, कुछ जैनिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, एक बार उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चे, आपको पता होगा कि 24 तीर्थंकर हमें जैनिज्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हमको जैनिज्म में देखने को मिलते हैं बच्चे। ठीक है, जिनमें पहले तीर्थंकर आपको पता ही होंगे, सबके आपको नाम याद नहीं रहेंगे और रखने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हैं तो वो याद रख लेना, है ना। तो पहले तीर्थंकर तो आपको पता ही होंगे कौन है, दैट इज ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है, ये कलर कुछ खास नहीं। हाँ, तो ऋषभ देव, इनको एक और नाम से जाना जाता है, आदिनाथ। क्या नाम बोला जाता है, आदिनाथ। ठीक है, ध्यान रखना, एक और नाम से जाना जाता है आदिनाथ। इन्होंने एक डायनेस्टी की शुरुआत की थी, जिसे हम बोलते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी। सॉरी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इनके बाद दूसरे होते हैं, दैट इज अजीत देव। तो अजीत, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट के तीन याद रखने, ठीक है, बेसिकली आप याद रख लो। हम्म, तीसरा आप नाम याद रखोगे, नेमिनाथ। ये हुए हैं 22 तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर ये हुए हैं नेमिनाथ। देन वी हैव पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ। तो ये हुए हैं 23rd तीर्थंकर। ठीक है, तो बेसिकली पार्श्वनाथ के बारे में अगर एक आध बात और जान लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ही वॉज द सन ऑफ अश्वसेन। ही वॉज सन ऑफ अश्वसेन। ठीक है, अश्वसेन। अश्वसेन राजा थे बनारस के, किंग ऑफ बनारस या वाराणसी। ठीक है, और इनकी मां का नाम था, दैट इज बामा। ये इनकी मदर थी। ठीक है, ये इनकी मदर थी। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है। ठीक है, ध्यान रखना पार्श्वनाथ के जो भी फॉलोअर्स थे, है ना, जो भी फॉलोअर्स हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर हैं, है ना, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख पाएंगे। अच्छा, जो ये कितने हुए? हाँ, 23। लास्ट तो आपको पता ही है, वर्धमान महावीर। 24 वर्धमान महावीर। ठीक है, तो बेसिकली सही आंसर इसमें हमारा होगा जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म। बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस की बात तो करते हैं लेकिन इतना डीप में नहीं करते हैं कि वो हर चीज में एक जीवन देख पाए, है ना। सैविज्म और वैष्णविज्म में भी बात की जाती है नॉन वायलेंस की, लेकिन इतना डीप में नहीं, जिसके लिए मतलब ये रिलीजन ही जाना जाता है, जैनिज्म रिलीजन ही जाना जाता है फॉर द नॉन वायलेंस। ठीक है, तो गीता में एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। तो जो अहिंसा है वो परम धर्म है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरा रिलीजन बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है ना। विजयनगर एम्पायर हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, है ना। इससे वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, एक साल पूछेंगे, अगर अगली साल नहीं पूछेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी साल वो रिपीट करते हैं इस टॉपिक को, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। कुछ यूपीएससी ने आज तक कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो वो चीज समझ लेना, लेकिन हाँ, विजयनगर एम्पायर जरूर रिपीट होता है, ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो अब आप बच्चे यहाँ पे समझो, who among the following ruler of Vijayanagar Empire constructed the large dam across Tungabhadra river and Kanakalam aqueduct several kilometer? ठीक है, तो कैनाल सिस्टम डेवलप किया है। और ठीक, वैसे अगर तुमने विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से तुम बता सकते हो कि विजयनगर एम्पायर में डैम बिल्डिंग प्रोसेस थी, है ना, वो देवराय फर्स्ट ने स्टैब्लिश की थी। कैनाल से इरिगेशन सिस्टम उन्होंने स्टैब्लिश किया था। और विजयनगर एम्पायर का जो स्वर्णिम काल हम जिसे बोल सकते हैं, वो देवराय के साथ टाइम पीरियड में था। ठीक है, तो देवराय फर्स्ट आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर से सिर्फ मतलब नहीं है हमको, क्या हमने मैं क्या बोला था, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं, ये तो तुमने आंसर लगा दिया लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारा कभी, यूपीएससी कभी इसको पूछेगा नहीं इस क्वेश्चन को। इसके रिलेटेड आसपास जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बनेगा। तो अगर उससे को नहीं कवर कर रहे तो फिर क्या ही फायदा होगा, ये बताओ, है ना। तो देखो, देवराय मैंने आपको बताया, ये देवराय फर्स्ट, तो ये बेसिकली कब रूल करते हैं? ये रूल करते हैं 1406 से लेकर 1422 तक, ये टाइम पीरियड रहता है इनका रूल करने का। और विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किसने किया था और कब स्टैब्लिश हुआ था? तो बच्चे, जो विजयनगर एम्पायर है ये स्टैब्लिश हुआ था 1336 में। और कब तक ये रहता है? ये रहता है 1565 तक। तो ये टाइम पीरियड था विजयनगर एम्पायर का। और इसको स्टैब्लिश किया था दो मतलब प्रोमिनेंट रूलर रहे, दैट इज हरिहर बुक्का। हरिहर पहले हैं, हरिहर, हरिहर ये फाउंडर हैं विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, अ, जो एक और चीज, जो हरिहर हैं ये काम कर रहे थे अंडर द वारंगल एम्पायर। तो बेसिकली ये अंडर वर्किंग थे। ठीक है,
काकतीय डायनेस्टी के। तो काकतीय के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, है ना? क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था ये काकतीय डायनेस्टी अभी हमने कवर किया था, और तब मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। वारंगल एम्पायर, काकतीय डायनेस्टी, ये मैंने बताया था काकतीय डायनेस्टी, और मैंने वारंगल एम्पायर बताया था। ठीक है, तो ठीक है, तो बेसिकली आप इन चीजों को लिंक करते हुए चलना। तो हरिहर और विजयनगर किसके अंडर काम कर रहे थे? काकतीय के अंडर। काकतीय डायनेस्टी के अंदर ये काम कर रहे थे। लेकिन जब काकतीय डायनेस्टी डिक्लाइन करती है, तब फिर जाके इनको, हाँ अच्छा, काकतीय डायनेस्टी पर पहले हमला होता है, इस्लामिक हमला होता है बेसिकली। ठीक है, तुर्क्स आते हैं और ये सब लोग आते हैं, ये गजनी फजनी ये सब आते हैं और ये हमला करते हैं। ठीक है, और इसे खत्म कर दिया जाता है काकतीय डायनेस्टी को। दो इनके जनरल थे, दो इनके वॉरियर थे, हरिहरी एंड बुक्का। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है जबरदस्ती। ठीक है, इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था वैद्यनाथ। ठीक है, तो वैद्यनाथ इनके पास जाते हैं और इनको दोबारा से हिंदू परंपरा में कन्वर्ट कराते हैं, और फिर इनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अपना खुद का एम्पायर एस्टेब्लिश करो। तो उनके समझाने से, है ना, उनके रास्ता दिखाने से इन लोगों में जोश आता है और ये अपना एक नया एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं। तो वैद्यनाथ पर ही पड़ा वैद्यनगर। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने जो टीचर थे, अपने जो गुरु थे, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट किया उसका नाम था वैद्यनगर। हाँ, तो वैद्यनाथ के नाम पर पड़ा वैद्यनगर, और वैद्यनगर फिर आगे चल के विजयनगर बोला जाने लगा। तो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो हरिहर बुक्का, दो लोग थे, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, इसको ये स्टैब्लिश करते हैं। तो 1336 से लेकर 1565 तक ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने रूल किया, इसमें टोटल 4 डायनेस्टी रूल करती हैं, ध्यान रखना। विजय नगर एम्पायर। तो बच्चे, विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टी रूल करती हैं। ठीक है, 4 डायनेस्टी रूल करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? पहली है संगम डायनेस्टी, दूसरी है सलुवा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, थर्ड वन इज तुलवा डायनेस्टी, फोर्थ वन इज अरविडू डायनेस्टी। ठीक है, तो टोटली 4 डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर को रूल करती हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1336 से लेकर 1565 तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड तक ध्यान रखना, 4 डायनेस्टीज। ठीक है, अब चारों डायनेस्टीज की अगर हम एक एक करके बात कर लें, हालांकि डिटेल में बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी क्लास नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी बातें तो कही जा सकती हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे संगम डायनेस्टी की। ठीक है, संगम डायनेस्टी की बच्चे। ठीक है, संगम डायनेस्टी हमारी रूल करती है 1336 से लेकर 1356 तक। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पर संगम डायनेस्टी रूल करती है। ठीक है, तो इसको स्टेब्लिश किसने किया था? हरिहर ने। हरिहरा फर्स्ट। ठीक, इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज हक्का। तो इनके एक और भाई थे, इनका नाम था बुक्का, तो इनको हक्का बोला जाता था। तो हक्का बुक्का करके आप नाम याद रख सकते हो।
ठीक है। एक और नाम इनका है, दैट इज वीर हरिहर। वीर हरिहर, ठीक है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ भावना संगम। तो इनकी माता जी थी, दैट इज एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट सन ऑफ भावना संगम। ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये पड़ी है संगम डायनेस्टी। ध्यान रखना, भावना संगम के नाम पर ही ये संगम डायनेस्टी का नाम पड़ा है। ठीक है। सॉरी, हरिहरे, हरिहर बुक्का, ये रूल करते हैं। संगम डायनेस्टी तो खैर और लंबे समय तक रूल करती है। ये ध्यान रखना, हरिहर रूल करते हैं 1336 से लेकर 1356 तक। देन इनके बाद सेकंड रूलर बनते हैं बुक्का। बुक्का ये 1356 से लेकर 1377 तक ये रूल करते हैं। देन इसके बाद आते हैं हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड ये रूल करते हैं 1377 से लेकर 1406 तक। अब जो हरिहर सेकंड वाला रूल है ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें थोड़ा सा संशय है, इसमें थोड़ा सा डाउट है कुछ जगह पर। ठीक है, क्योंकि इनके एक सन हुए हैं, दैट इज विरूपक्षा। इनके एक सन हुए हैं विरूपक्षा। ठीक है, ये रूल करते हैं 1404 से लेकर 1405 तक, एक साल का ही रूल रहता है। लेकिन इनके नाम पर एक टेम्पल है साउथ में, विरूपक्ष टेम्पल। और ये वो टेम्पल है जो कि अभी तक इस्तेमाल किया जाता है प्रेयर्स के लिए, पूजा के लिए, है ना। बाकी साउथ के उस समय के सारे टेम्पल्स अब या तो खंडर बन चुके हैं या एक मोनुमेंट साइट में कन्वर्ट कर दिए जा चुके हैं, यानी अभी वो इस्तेमाल के योग्य नहीं बचे हैं। लेकिन विरूपाक्ष टेम्पल ऐसा टेम्पल है जो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है ना। अब ये थोड़ा सा संशय है कि इनके एक साल के रन की वजह से इनके नाम पर एक पूरा टेम्पल बना दिया जाए। और वो टेम्पल ऐसा वैसा टेम्पल नहीं है, वो पूरे द्रविडियन कल्चर का, द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एपी सेंटर है एक तरीके से, इतना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर का एपी सेंटर है। ठीक है, देन इनके बाद आते हैं हरिहर के बाद देवराय। कौन आते हैं? देव राय फर्स्ट। ये रूल करते हैं 1406 से लेकर 1422 तक। ये काफी फेमस, पावरफुल कह सकते हो इन पूरी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में अगर एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो वो जाहिर सी तौर पे देवराय फर्स्ट होंगे। देन इनके बाद आते हैं देवराय सेकंड। देवराय सेकंड ये आते हैं 1425 से लेकर 1446 तक। ठीक है, यहां तक संगम डायनेस्टी रूल करती है। देन इसके बाद ये क्वेश्चन हटा देना, इसमें बाद में बात करेंगे थोड़ा। ठीक, इसके बाद आती है सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी, ध्यान रखना, इस सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे मंगल देव। फाउंडर कौन थे? मंगल देव। ये बेसिकली देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड के अंतर्गत काम करते थे, उनके यहाँ जनरल हुआ करते थे। ठीक है, मंगल देव ये इसको फाउंड करते हैं। ठीक है, देन इनके बाद इनके जो लड़के हैं दैट इज सोलवा नरसिम्ह राय, नरसिम्ह देव राय, इनका पूरा नाम है सोलवा नरसिम्ह देव राय। नरसिम्ह देव राय, ठीक है, नरसिम्ह देव राय।
ये रूल करते हैं 1485 से लेकर 1491 तक, ठीक। देन इनके बाद नर्स नरसा नायक, नेक्स्ट रूलर होते हैं नरसा नायक। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरसिम्ह देव के अंतर्गत, है ना। और नरसिम्ह देव के जाने के बाद नरसा नायक ये रूल करते हैं टिल 1491 से आप लगा लो, ठीक है, 1491 से 1503 तक, ठीक है, नरसिम्हा नायक। और नरसिम्हा नायक के जो बेटे हैं, है ना, दैट इज वीर नरसिम्हा राय। इनके जो बेटे हैं वीर नरसिम्हा राय, ये इस्टेब्लिश करते हैं तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी, वीर नरसिम्हा राय, ठीक है। फिर इनमें कई सारे रूल राजा हुए हैं, जैसे कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, देन अच्युत देव राय, अच्युत देव राय, देन सदाशिव देव राय, सदाशिव देव राय, ये किसमें हुए? तुलवा डायनेस्टी में। ये सभी लोग किसमें हुए हैं? तुलवा डायनेस्टी में। ध्यान रखना किसमें हुए हैं? तुलवा डायनेस्टी में। देन इसके बाद आती है अरबीडू डायनेस्टी। अब उसके लिए मेरे पास जगह कम बच रही है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अरबीडू डायनेस्टी, ठीक है। अरबीडू डायनेस्टी में आप ये लगा लो कृष्ण देव राय, पहले रूलर हैं कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है। ये 1509 से लेकर 1529 तक रूल करते हैं, ठीक है, कृष्ण देव राय। इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज अभिनव भोज। तो आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द विजयनगर एम्परर इज नोन एज अभिनव भोज, तो फिर आप बता पाओगे अभिनव भोज। और एक और नाम है इनका, दैट इज कई सारे नाम है बेसिकली, तो कृष्ण देव राय का, अभिनव भोज, एक और नाम से नहीं जाना जाता है, दैट इज आंध्र पितामह, आंध्र पितामह या आंध्र भोज, आंध्र भोज, ठीक है, इन्हें ये बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ठीक है, देवराय, कृष्ण देवराय के बाद अरबीडू डायनेस्टी में आते हैं तिरुमाला, तिरुमाला, देन वी हैव श्री रामा, देन वी हैव वेंकट सेकंड, वेंकट सेकंड। इनके बाद एक रूलर आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राम राया, राम राया। अब ये जो रूलर हैं ये आते हैं 1542 से लेकर 1565 तक। और 1565 वो साल है जहां पर हम विजयनगर एम्पायर को खत्म मान लेते हैं, डिक्लाइन मान लेते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि ये वो टाइम पीरियड था 1665, यहाँ पर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तलाईकोटा या बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा। इसमें ये हार जाते हैं, राम राय जी हार जाते हैं, है ना। और इनके हारने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज। तो आज के क्वेश्चंस में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो उसमें भी फिर इसी डेप्थ में चर्चा करें। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, पहली बात तो आप ये समझो कि सर इतनी सारी कहानी बताने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा हम आंसर ही कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, लेकिन फिर आपको वीर विजय के बारे में, वीर
विरूपक्ष के बारे में, मल्लिकार्जुन के बारे में, देवराय के बारे में पता कैसे चलता, ठीक। और पता नहीं चलता तो कल को क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है ना। किसी भी रूलर के बारे में, किसी के भी बारे में पूछ लिया जाता, या ये ही पूछ लिया जाए कि बताओ सुलभा डायनेस्टी में, अच्छा वो कर दिया जाते हैं, मैच द फॉलोइंग करके कर दिया जाता है कि सुलभा डायनेस्टी में अभिनव भोज हुआ करते थे, संगम डायनेस्टी में ये हुआ करते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको डायनेस्टी और उनके किंग्स पता होने चाहिए, किसके बाद कौन आया वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में बात नहीं की है इसमें, है ना, किसने क्या क्या किया था, क्या क्या अचीवमेंट थे विजयनगर एम्पायर की, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में जब क्लास, प्रॉपर क्लास में बात करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए जानने के लिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है मैं उतनी ही इनको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। सिर्फ आंसर तक सीमित नहीं रहना है, ठीक है। आंसर तक सीमित नहीं रहना है, उसके अलावा उसके आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करते हुए चलना है। जो आपके ऑप्शंस हैं, है ना, सभी ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। सही आंसर की डिटेल तो पता ही होगी, लेकिन बचे हुए सारे ऑप्शंस की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।